हेलो एवरीवन, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो प्रिंसिपल ऑफ हाउस प्लानिंग यानी कि गृह योजना के सिद्धांत के बारे में होगा। जैसे किसी भी आवास को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ सिद्धांत आधारित होते हैं, क्योंकि इस सिद्धांत एक उत्तम योजना को तैयार किया जा सकता है और कुछ भवन निर्माण कुछ सिद्धांतों पर ही आधारित होते हैं। इसीलिए नियम भवन योजना के समय ध्यान रखे जो बातें हैं वो इस प्रकार हैं। यानी कि पहला पॉइंट आपका है आमुख, जिसको आर्टेंशन कहते हैं। आमुख से तात्पर्य होता है कि भवन के नक्शे को हम इस प्रकार निर्धारित अथवा मुख प्रदान करने से है जिसके द्वारा उसके निवासी प्राकृतिक संपदा जैसे सूर्य हो गया, हवा हो गया, वर्षा हो गया से जो कुछ उनके लिए अच्छा है उसका वो आनंद ले सकें तथा जो बाधक है उसे हटा सकें। तो सरल शब्दों में इसका अर्थ क्या था, आमुख था। यानी कि आमुख यानी कि जो प्राकृतिक सुविधाएं हैं जैसे सूर्य हो गया, हवा हो गया, वर्षा हो गया, ये उनके लिए अच्छा हो तो उनका आनंद लें और जो उनके लिए बाधक बने उसको क्या करें, हटा दें। अब दूसरा जो पॉइंट है हम शाह के शब्दों में देखेंगे कि शाह ने अच्छे आमुख से तात्पर्य क्या लगाया है। उन्होंने कहा है कि सूर्य, हवा, वर्षा एवं आसपास के क्षेत्र के अनुसार भवन की स्थिति आयोजित करना चाहिए ताकि ये सभी तत्व आवश्यकता अनुसार और सुविधा अनुसार ही प्रवेश पा सकें। ठीक है, कई सारे आमुख का तात्पर्य जो है आर्किटेक्चर बताया है और इसमें क्या होता है, इसका भावार्थ होता है आकाश के पूर्वी भाग की स्थित। ठीक है, तो ये आवास का यानी आमुख का अर्थ होता है कि किसी भी यानी जो व्यक्ति निवास कर रहा है वो प्राकृतिक संपदा जैसे सूर्य, हवा, वर्षा ये उनके लिए अच्छा है तो उसका आनंद लें और जो ना अच्छा हो, जो उनके लिए बाधक बने, उसे क्या करें, वो हटा दें। ठीक है, अब देखेंगे ये पहला जो पॉइंट था ये आपका था क्या, आमुख था। अब दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगा दिशा स्थित होना चाहिए। यानी आमुख में क्या होना चाहिए, दिशा स्थित होना चाहिए। यानी इसका तात्पर्य ये होता है कि घर की बाहरी दीवारों में जो स्थित दरवाजे व खिड़कियां हैं उनकी व्यवस्था होनी चाहिए और जिससे धूप, सुंदर दृश्य जैसे प्रकृति की देन हो उसका आनंद लिया जा सके, ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। फिर है क्या, बाह्य रूप, यानी कि एक था दिशा स्थित और दूसरा है बाह्य रूप। बाह्य रूप की बात की जाए तो बाह्य रूप का जो अर्थ होगा, यानी कि बाह्य रूप का अर्थ होता है किसी विशेष दशा में देखने से है, यानी बाह्य दृष्टिकोण से। यानी मकान आकर्षक एवं आधुनिक होना चाहिए और इसकी बनावट में निरक्षता ना हो बल्कि दर्शक का ध्यान खींचने की क्षमता हो और उसमें व्यक्तिगत छाप भी होनी चाहिए, यानी ऐसा होना चाहिए। देश पांडे के अनुसार देश पांडे ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था उस प्रभाव से है जो मकान को बाहर से देखने वाले किसी व्यक्ति पर पड़ता है, देश पांडे ने कहा था। फिर देखिए दूसरा जो पॉइंट आपका है वो है क्या है, फिर देखिए जो दूसरा पॉइंट है वो आपका क्या है, बृहदत्ता है। बृहदत्ता मीन्स होता है यानी कमरे में कम से कम स्थान का अधिकतम उपयोग करने से जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, बृहदत्ता कहते हैं। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, केवल जगह की आधिकारिक बचत करना और साथ ही साथ यह आभास भी देना कि जगह कम नहीं है, कमरा बहुत छोटा भी दिखाई ना दे, इसीलिए किसका प्रयोग किया जाता है, बृहदत्ता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यदि कमरा छोटा है तो छत बहुत ऊंची नहीं रखनी चाहिए, इससे भी कमरा छोटा क्या करने लगता है, दिखने लगता है। दरवाजे हो गई, खिड़कियां, अलमारी इस प्रकार का बनाया जाए ताकि आना जाना उन तक पहुंचना सुविधाजनक हो। ठीक है, यदि संवहन के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है तो कमरा छोटा दिखता है। यदि दीवार, फर्श, छत संलग्न है तो बृहदता का प्रभाव पड़ता है। दीवार में यदि कटाव है अर्थात वह सीधी जाकर के दूसरी दीवार से नहीं मिलती है तो निरंतरता नहीं रहती, वह छोटी लगने लगती है। कमरे की दीवार पर क्या करना चाहिए, हल्के ठंड रंग का प्रयोग करने से भी कमरे का आकार अपेक्षाकृत कैसा दिखता है, एक बड़ा दिखाई देता है। तो ये बृहदत्ता था आपका। तो अगला जो पॉइंट है वो है समूहीकरण। देश पांडे के अनुसार देश पांडे ने क्या कहा था कि समूहीकरण का अर्थ होता है कि कमरे की परस्पर स्थिति को देखते हुए उनकी व्यवस्था कमरों के कार्यों के से संबंध के अनुसार है। यदि नक्शे में समूहीकरण पर यथोचित ध्यान नहीं दिया गया तो वो आवास क्या होगा, असुविधाजनक हो सकता है। इसीलिए परिवार के सदस्यों का लगातार एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना होता है, अतः उनमें सही संबंध आवश्यक है। यानी कि जैसे बरामदा बैठक का समूह में यदि बरामदा बैठक की अपेक्षा किसी शयन कक्ष में खुलता है तो वह असुविधाजनक होगा। इसीलिए बरामदा बैठक एवं बैठक को समूहीकृत करना होगा जिससे कि वो क्या करे, आने जाने में उसमें सही हो।
ठीक है। यदि भवन बड़ा है तो उसमें अधिक शयन कक्ष होते हैं। सामान्यतः शयन कक्ष से कुछ फसलें तथा आवास से एक अलग खंड में रखे जाते हैं ताकि एकांतता क्या हो, बनी रहे व एक कमरे से दूसरे कमरे तक शोर ना जाए। ठीक है। तो ये सामूहिक अर्थ है, यानी कि एक कमरे से दूसरे कमरे में ऐसा घर बने, ऐसा उसका प्रयोजन किया जाए कि एक कमरे से दूसरे कमरे में आना जाना हो सके। फिर अगला जो पॉइंट है वो आपका है एकांतता, यानी कमरे में क्या होना चाहिए, एकांतता का गुण भी होना चाहिए। और एकांतता का आशय होगा कि किसी भी एकांतता का होना बहुत ज़रूरी है। यदि एकांतता नहीं होगा तो व्यक्ति को शांति नहीं मिलेगी। आवास के आयोजन में एकांतता का महत्वपूर्ण स्थान होता है, और क्योंकि एक अपना आवास ही ऐसा होता है जिसमें उसे शांति तथा एकांतता का एहसास होता है। किसी भी व्यक्ति आवास के आयोजन में एकांतता की व्यवस्था करने के लिए उसको सोचना चाहिए, और करना ही नहीं परम आवश्यक भी है। एकांतता को प्राचीन काल में अधिक महत्व नहीं दिया जाता था, क्योंकि आधुनिक समय में इसमें क्या होता था, इसका भवनों में विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि एकांतता से ही शांति एवं आंतरिक शक्ति मिलती है और इससे व्यक्ति के मानसिक संतुष्टि मिलती है। एकांतता की बात की जाए तो एकांतता दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है बाह्य और दूसरा होता है क्या, आंतरिक एकांतता होता है। ठीक है। एक होता है क्या, बाह्य, और दूसरा एकांतिक होता है। अब अगला जो है वो पॉइंट आपका क्या है, सम्मोहन है। यानी सम्मोहन की बात की जाए तो सम्मोहन जो होता है, यानी किसी भी समूह में, यानी किसी भी आवास के लिए उचित रहना, सम्मोहन का होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव में क्या होगा, मकान में एकांतता का अभाव रहेगा, चूँकि आना जाना कमरों में से होकर करना होता है। और सम्मोहन की बात की जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक क्षैतिज सम्मोहन होता है और दूसरा जो होता है वो लंबवत सम्मोहन होता है। क्षैतिज की बात की जाए तो क्षैतिज संवहन का तात्पर्य होता है कि एक तल पर आने जाने से है, और एक कमरे को दूसरे कमरे में जोड़ने वाले जो मार्ग होते हैं, जहाँ तक हो, सीधे हो व छोटे हो, उनमें पर्याप्त हवा हो, रोशनी भी रहनी चाहिए, अन्यथा आने जाने में असुविधा होगा। और कई परिवार मकान में लंबी होंगे, गलियारे आदि का स्थान का दुरुपयोग समझते हैं, इसीलिए क्या होना चाहिए, क्षैतिज सम्मोहन होना चाहिए। ठीक है। अब लंबवत की बात की जाए, लंबवत क्या होना चाहिए, यानी कि लंबवत की बात की जाए तो लंबवत यानी कि लंबवत संवहन के अंतर्गत एक तल से दूसरे तल के जाने के लिए साधन आते हों। सार्वजनिक इमारतों से उसके लिए आजकल में लिफ्ट रहती है, किंतु घरों में सामान्यतः सीढ़ी का ही प्रयोग होता है, इसलिए इसका आयोजन सावधानीपूर्वक होना चाहिए कि उनकी ऊंचाई चौड़ाई ठीक ठाक होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, सीढ़ियाँ प्रवेश द्वार के निकट रहना चाहिए, साथ ही साथ घर के कमरे में उन तक पहुँचना आसान होगा। फिर जो अगला जो पॉइंट है वो आपका है परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता की बात की जाए तो परिवर्तनशीलता जो होता है, यानी प्रायः परिवार की आवश्यकताओं में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि परिवार की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। परिवारों के बढ़ने से ही उनकी क्रियाशीलता में क्या होता है, क्रियाशीलता में अधिकता आती है। ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि विभिन्न कक्षों में परिवर्तनशीलता, नमनीयता हो, ताकि उन्हें आवश्यकता अनुसार बदला जा सके। इसीलिए क्या होना चाहिए, परिवर्तनशीलता का गुण होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो स्वच्छता। स्वच्छता की बात की जाए तो किसी भवन में स्वच्छता के अंतर्गत क्या आएगा, प्रकाश आएगा, वायु विजन आएगा। वायु विजन एक स्वच्छता संबंधी साधनों का प्रावधान आवश्यक होता है, और स्वच्छता की व्यवस्था परिवार के उचित स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, अन्यथा स्वास्थ्य पर क्या होगा, हानिकारक प्रभाव बढ़ सकता है। यदि प्रकाश की बात की जाए तो भवन में प्रकाश दो प्रकार से उपयोगी होते हैं। पहला जो पॉइंट होता है ये क्या करता है, रोशनी देता है, और साथ ही क्या करता है, स्वास्थ्य हेतु भी सहायक होता है। यानी सूर्य की प्रकाश की बात की जाए तो सूर्य का प्रकाश विभिन्न प्रकार की व्याधियों के कीटाणुओं को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। और इसके साथ ही साथ क्या होता है, जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों में क्या होता है, स्वास्थ्यवर्धक तत्व पाए जाते हैं। इसीलिए घर को ऐसा बनाना चाहिए कि जिससे कि सूर्य के प्रकाश घर के अंदर आ जाएं। ठीक है। तो ये आपका क्या था, स्वच्छता था। अगला जो पॉइंट होगा वो होगा आपका क्या, मितव्ययिता। मितव्ययिता की बात की जाए तो मितव्ययिता भवन योजना से संबंधित होता है, और आजकल सभी जगह आपको पता है कि महंगाई है। महंगाई के साथ साथ साधन सीमा से भी परे है, अतः जो निर्माणकर्ता होता है उसको वो प्रयास करता है कि वे अत्यधिक ना हो और आवास क्या हो, सुंदर हो और सुविधाजनक हो।
आवास सुंदर एवं सुविधाजनक हो, आवास की योजना सावधानी से की जानी चाहिए, अत्यंत दिखावे की आवश्यकता नहीं हो, इसीलिए क्या करना चाहिए, मितव्ययिता करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट आपके क्या थे, उसका था गृह योजना के सिद्धांत थे। यानी गृह योजना के सिद्धांत की बात की जाए तो गृह योजना सिद्धांत में जो पहला पॉइंट आपका है वो है आमुख। फिर क्या होगा, आमुख में आपका दिशा स्थित होगी, यानी दिशा स्थित कैसा होना चाहिए, बाह्य कारक कैसे होना चाहिए, बाहरी रूप कैसा होना चाहिए। ठीक है, फिर है बृहदता कैसी होनी चाहिए, सामूहिकरण कैसा होना चाहिए, फिर है आपका एकांतता होनी चाहिए, यानी कोई भी घर बनवाया जाए तो उसमें एकांतता को विशेष ध्यान रखा जाए, संवहन की व्यवस्था की जाए, यानी कोई भी घर का निर्माण किया जाए तो उसको भी देखा जाए। अगला जो पॉइंट है परिवर्तनशीलता, यानी कि ये भी गुण क्या होना चाहिए, गृह योजना के सिद्धांत में होना चाहिए। स्वच्छता का होना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ जो है मितव्ययिता का होना भी बहुत ज़रूरी है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना